320 ईस्वी से 570 ईस्वी में जहाँ गुप्त काल का पतन हो गया था। तो गुप्त काल से पहले हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा है, जिसकी स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में कौन से वंश? शुंग, सातवाहन और कुषाण वंश। तो ये जो तीनों वंश थे मौर्योत्तर काल के थे। अब उसके बाद में किसका उदय हुआ? गुप्त काल का प्रारंभ हुआ। लेकिन जो मौर्योत्तर काल था उस समय हमारे भारत की राजनीतिक एकता का बिल्कुल अंत हो गया। मौर्य काल में तो जहाँ राजनीतिक शांति स्थापित थी पूरे भारतवर्ष में, मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। लेकिन उसके बाद भारत में विदेशी जातियों के आक्रमण भी शुरू हो गए और उन विदेशी जातियों में मेन कौन थे? शक, पूर्ण और कुषाण थे। उसके बाद के समय को भारत में अंधकार का युग कहा जाता है। क्योंकि अंधकार का युग इसलिए क्योंकि सारी राजनीतिक शांति बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी। अलग अलग जो राजा हैं, जो गणराज्य हैं, वो सभी स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे थे। तो उसके बाद देखो बहुत सारे छोटे छोटे गणराज्य थे, जिसमें से अर्जुनायन, ये जो एरिया अपना कौन सा एरिया है? राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इन एरिया में बहुत सारे स्वतंत्र गणराज्यों की स्थापना हो चुकी थी। जिसमें कौन सा है? योद्धे है, अर्जुनायन है, मालव है। और दक्षिण का जो क्षेत्र है यहाँ कौन सा है? वाकाटकों का उदय हो चुका था। तो ये जो दक्षिण में ही नीचे सातवाहन वंश का भी शासन था। यानी सभी लोग क्या कर रहे थे? अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर रहे थे। तो ऐसे समय में भारत की शांति, भारत की आर्थिक प्रोग्रेस वो बिल्कुल क्या हो चुकी थी? बिल्कुल रुक चुकी थी। इसीलिए मौर्योत्तर युग को भारत में क्या कहा जाता है? अंधकार का युग कहा जाता है। तो इसके बाद की जो मेन घटना है, अंधकार के युग के बाद में जब भारत में गुप्त काल का प्रारंभ हुआ, उसे भारतीय पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। पुनर्जागरण यानी फिर से जागरण। तो जहां मौर्य काल के बाद अंधकार का युग आया था, तो गुप्त काल को हम क्या कहेंगे? भारतीय पुनर्जागरण का काल भी इसे कहा जाएगा। दूसरा नाम है इसका क्लासिकी युग। फिर तीसरा नाम क्या है इसका? स्वर्ण युग। स्वर्ण युग यानी इस काल में कला का पूरी तरह भारतीयकरण हो गया। बड़े बड़े महान जो चिकित्सक थे, बड़े बड़े साहित्य शास्त्री, कालिदास का नाम सुना है? कालिदास जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल के महाकवि थे, उनके दरबारी कवि थे। इसी तरह जो हरिशेन थे, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है, वो समुद्रगुप्त के महाकवि थे। तो यानी साहित्य, कला, ज्ञान, विज्ञान सभी का क्या हुआ? इस काल में बहुत अच्छा विकास हुआ। इसीलिए गुप्त काल को हम क्या कहते हैं? स्वर्ण युग भी कहते हैं। तो जो आर्यभट्ट थे, जिन्होंने दशमलव प्रणाली की खोज की, वराहमिहिर, नागार्जुन, नाम सुना है नागार्जुन, जिन्होंने रक्त चिकित्सा नाम का ग्रंथ लिखा था। इसी तरह वराहमिहिर का जो ग्रंथ था वो पंचसिद्धांति का ग्रंथ था। सुश्रुत है, चरक है, तो ये महान वैज्ञानिक ये सब किस काल में हुए थे? ये सब गुप्त काल में हुए थे। इसीलिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। उसके बाद गुप्त काल के अंदर जो पश्चिमी आक्रमण हुए थे, शक, पूर्ण और कुषाण के, इन सभी आक्रमणों को उन्होंने अप्रभावी बनाया। जितने भी छोटे छोटे गणराज्य कौन कौन से? मालव है, योद्धे है, अर्जुनायन है, इसके अलावा दक्षिण में वाकाटक है और दक्षिण का ही सातवाहन वंश, इन सभी को गुप्त शासकों ने पराजित किया और पुनः भारत में राजनीतिक सत्ता एकता कायम की, शांति की स्थापना की। तो ये जो सभी जो सबसे पहले गुप्त काल के जो संस्थापक माने जाते हैं या पहले गुप्त कालीन शासक, ये श्री गुप्त को माना जाता है, जिन्होंने 275 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। और इसका जो हमें एविडेंस मिलता है वो प्रयाग प्रशस्ति, जो किस पे लिखी गई है? समुद्रगुप्त पर लिखी गई है। और लिखने वाले कौन थे? जो समुद्रगुप्त के महाकवि हरिशेन, तो उनके द्वारा प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है। उसी प्रयाग अभिलेख से हमें पता चलता है कि सबसे पहले श्री गुप्त पहले राजा थे, गुप्त शासक, जिन्होंने कौन से सन में 275 ईस्वी में उन्होंने शासन शुरू किया था और 275 से 300 ईस्वी तक उनका शासन काल रहा। उसके बाद इसी प्रयाग प्रशस्ति से हमें पता चलता है कि
इनके बाद में 319 ईस्वी तक इन्हीं के पुत्र घटोत्कच ने शासन किया था। और गुप्त साम्राज्य के प्रथम जो स्वतंत्र शासक है वो चंद्रगुप्त फर्स्ट को माना जाता है। और ये जो चंद्रगुप्त प्रथम है ये घटोत्कच के ही पुत्र थे। तो ये जो सब जानकारी है हमें विभिन्न गुप्तकालीन स्रोतों से मिलती है। तो सबसे पहले शासक गुप्त काल के वास्तविक संस्थापक, गुप्त काल के पहले स्वतंत्र शासक किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त फर्स्ट को कहा जाता है, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और उन्होंने 320 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। 320 से 335 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। और इनके शासन की सबसे महत्वपूर्ण घटना ये थी कि इन्होंने लिच्छवी वंश के साथ, लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। इसके बाद जो चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद में उनके पुत्र थे समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त गुप्तकालीन शासकों में सबसे प्रतापी शासक माने जाते हैं, जिन्होंने पराक्रमांक, अप्रतिरथ और आदि कई उपाधियां धारण की थी। किसके कारण? क्योंकि इन्होंने पूरे भारत में केवल जो पश्चिमी क्षेत्र है, राजस्थान, गुजरात का कुछ क्षेत्र छोड़ करके लगभग पूरे भारत पर क्या कर लिया था? अपना एक छत्र साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इसीलिए इन्हें पराक्रमांक की उपाधि भी इन्होंने स्वयं धारण की थी। इनका शासनकाल माना जाता है 335 ईस्वी से 375 ईस्वी। और शासन की सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी है? उनकी दिग्विजय नीति। तो उसके बाद में अगले समुद्रगुप्त के बाद में जो शासक है वो कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अब ये जो समुद्रगुप्त थे ये समुद्रगुप्त के छोटे पुत्र थे। कई कुछ हमारे पास पर्याप्त एविडेंस की तो कमी है, लेकिन कई अभिलेखों से हमें ये भी पता चलता है रामगुप्त का भी नाम आता है। और कहा जाता है कि इनके जो बड़े भाई थे वो कौन थे? रामगुप्त, जो अयोग्य थे, विलासी थे, आलसी थे। और उनकी पत्नी, आपने हिंदी में नाटक पढ़ा होगा ध्रुव स्वामिनी, तो उनकी पत्नी थी ध्रुव स्वामिनी, बहुत ही योग्य, वीर और साहसी महिला थी। तो उसमें क्या दिखाया गया था? उस पूरे नाटक में जो ध्रुव स्वामिनी था कि किस तरह से उसने क्या किया था? अपनी स्वतंत्र सत्ता कायम की। किस तरह से उसने अपने पति कौन थे? तो रामगुप्त से किस तरह से उसने क्या करी? आजादी हासिल की। और बाद में उसने किससे विवाह किया? चंद्रगुप्त सेकंड से विवाह कर लिया, जिन्हें हम इतिहास में किस नाम से जानते हैं? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, जिनका शासनकाल है 375 से 414 ईस्वी तक। और इनके शासन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है इन्होंने शक विजय हासिल की थी, शकों को हराया था, इसीलिए इन्हें शकारी भी कहा जाता है। तो इससे पहले हमने मौर्य साम्राज्य पढ़ा, उत्तर मौर्य काल पढ़ा और उसके बाद रुद्रदमन पढ़ा। ठीक है, वो कौन थे? शकों के सबसे प्रतापी शासक थे। तो शकों को हराने के कारण ही इन्हें क्या कहा? शकारी कहा गया। और यूपी के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने कौन सा? विष्णु पर्वत पर विष्णु ध्वज का निर्माण भी करवाया था। किसके उपलक्ष्य में? शक विजय के उपलक्ष्य में। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में अगले जो गुप्तकालीन शासक है वो है कुमारगुप्त फर्स्ट, और जिन्होंने महेंद्र द्वितीय की उपाधि धारण की थी। कुमारगुप्त फर्स्ट के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने इनसे पहले समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों ने गुप्त जो साम्राज्य था उसको इतना शक्तिशाली बना दिया था कि सिर्फ उनको क्या करना था? एक अच्छा भला राज्य उन्हें अपने उत्तराधिकार में मिला, जिनमें उन्होंने शासन व्यवस्था को कायम करके रखा था। तो इनके काल में शांति स्थिरता बनी रही, राजनीतिक शांति कायम थी। तो इन्हें कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ा, क्योंकि इनको जो साम्राज्य मिला उत्तराधिकार में वो सब क्या था? वेल सेटल, व्यवस्थित था। इसके बाद में जो अगले शासक आते हैं वो है स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त जिन्होंने क्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। 455 में स्कंदगुप्त गुप्त साम्राज्य के शासक बने थे। और इनके शासन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है पूर्ण विजय या पूर्णों का आक्रमण भारत पर हुआ था। और पूर्ण कौन थे? मध्य एशिया की खानाबदोश जाति, जो चीन के गोबी रेगिस्तान में रहने वाली थी। चंगेज खान का नाम सुना आपने? तो इन्होंने पूर्णों ने आक्रमण किया स्कंदगुप्त के काल में। वैसे तो अपने पिता के काल
झील का पुनरुद्धार करवाया था। जिस सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया, अशोक ने क्या किया था, इसमें से नहरें निकाली थी और इसी का पुनरुद्धार किसने करवाया है, स्कंदगुप्त ने करवाया है। तो उन्हीं के गवर्नर थे जिनका नाम था पर्णदत्त, जिनके पुत्र थे चक्रपाली। तो चक्रपाली के द्वारा सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसके काल में, स्कंदगुप्त के काल में करवाया गया था। और स्कंदगुप्त के बाद में गुप्त साम्राज्य का पतन स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद में जो पुरुगुप्त, कुमारगुप्त, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, भानुगुप्त और कुछ एविडेंस में हमें वैन्यगुप्त, विष्णुगुप्त आदि नाम भी गुप्त शासकों के मिलते हैं, जिनके बारे में, अंतिम शासकों के बारे में हमारे पास कोई ठोस जानकारी तो उपलब्ध नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि इनके बाद में लगभग 560 से 570 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का क्या हो गया, पतन हो गया। और बाकी जो शासक जितने भी थे, तो भानुगुप्त के बाद में तो बुद्धगुप्त के बाद नरसिंहगुप्त, भानुगुप्त, इनके काल में तो इनके पारिवारिक झगड़े भी बहुत ज्यादा शुरू हो गए थे। पारिवारिक झगड़े किसके लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए, उत्तराधिकार संघर्ष के कारण। तो धीरे धीरे क्या हो गया, गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। तो ये तो थे गुप्त साम्राज्य के मुख्य शासक, जिनके बारे में हमें आगे डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद में आता है कि गुप्त काल के जो ये शासक है या गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी के स्रोत कौन कौन से। तो जो ऐतिहासिक स्रोत में है, कुछ साहित्यिक स्रोत भी है और कुछ पुरातात्विक भी है। साहित्यिक स्रोतों में हमने हरिश्चंद्र कवि का नाम, जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। दूसरे कालिदास जी, जो किसके दरबारी कवि थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे, तो उनकी रचनाएं हैं। इसके अलावा धार्मिक ग्रंथों में बहुत सारे पुराण हैं जिनसे हमें गुप्तकालीन शासकों की जानकारी मिलती है। और अगर पुरातात्विक साक्ष्यों की बात करें तो गुप्तकालीन मंदिर हैं, ये सभी गुप्त काल के जो शासक हैं, इनके काल के जो सिक्के उपलब्ध हुए हैं, मूर्तियां उपलब्ध हुई है, तो इन सभी से सबसे पहले स्वर्ण के जो सिक्के चलाए थे, सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के और कुछ तांबे के सिक्के भी इस काल में प्रचलित थे। और वो सभी साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं जिनसे हमें संपूर्ण गुप्त काल की जानकारी मिलती है। तो जो विशाखदत्त है, ये भी इसी काल के, हाँ, तो जो विशाखदत्त, इनके द्वारा लिखे गए 2 नाटक कौन कौन से, एक मुद्रा राक्षस और दूसरा देवी चंद्रगुप्तम। इसी तरह कालिदास जी के लिखे गए 3 नाटक, कुमार संभव, विक्रमो उर्वशीयम और मालविका अग्निमित्रम, ये तीनों कालिदास जी के नाटक हैं। इसके अलावा कई अभिलेख मिले हैं जिसमें समुद्रगुप्त का कौन सा अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति, जो किसके द्वारा लिखी गई थी, उन्हीं के काल के उनके महाकवि हरिश्चंद्र के द्वारा। और इसके अलावा एरन अभिलेख, एरन अभिलेख कहाँ का है, एमपी में है एरन, तो एरन में लिखा गया एरन अभिलेख। इसके अलावा इसी काल में कुछ विदेशी यात्री भी भारत में आए थे और उस विदेशी यात्री में सबसे जो प्रमुख नाम आता है वो है फाहयान का, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में भारत आए थे। तो जब वो भारत भ्रमण के लिए आए तो उन्होंने क्या किया, भारत में भ्रमण किया और उस साल की सारी जानकारी अपने साहित्य में लिखी। तो उनका फाहयान का प्रमुख ग्रंथ है को क्यों की, उनके ग्रंथ का नाम है और उसी ग्रंथ में हमें गुप्तकालीन जानकारी मिलती है। इसके अलावा हेनसम, जिसका दूसरा नाम क्या है, युवांचम, जो सम्राट हर्षवर्धन के काल में भारत में आए थे, तो उनके लिखे ग्रंथों, उनके ग्रंथ का नाम है सीयू। तो उसमें भी हमें गुप्तकालीन शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो जैसे धार्मिक साहित्य की बात करें तो जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और पुराण, पुराणों में कौन से, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, भागवत पुराण और स्कंद पुराण, इन सभी पुराणों से हमें गुप्तकालीन शासकों की जानकारी मिलती है। और आपको पता ही है कि ये जो पुराण लिखे गए थे, पुराण और महाकाव्य, महाभारत, तो इनको जो अंतिम रूप दिया गया था वो गुप्त काल में ही दिया गया था। तो क्योंकि अंतिम रूप दिया गया तो उस काल की हमें जानकारी इनसे मिल जाती है। इसके अलावा स्मृतियों में नारद स्मृति है जिससे भी हमें गुप्तकालीन जानकारी मिलती है। और पुरातात्विक स्रोतों में कौन से हो गए, सिक्के, चांदी के, स्वर्ण सिक्के, रजत मुद्राएं, तांबे के मिले हुए पात्र और उस काल की कुछ जैन मूर्तियां जिनसे हमें ये सारी जानकारी मिलती है। तो ऐतिहासिक
मिलती है। अब अगली चीज है कि इन गुप्तों की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ किस स्थान पे हुई, ये किस जाति या किस धर्म को मानने वाले थे। तो इसके संबंध में भी इतिहासकार और हमारे जो जितने विद्वान है, इतिहास विद्वान, उनमें बहुत मतभेद है। तो सबसे पहले इनकी उत्पत्ति में सिंह का जो ग्रंथ है, सिंह, और दूसरा जो हमारा विष्णु पुराण ग्रंथ है, इन दोनों ग्रंथों में माना गया है कि इनकी उत्पत्ति मगध के आसपास हुई थी। जबकि जो कुछ अन्य जो इतिहासकार हैं उनका मानना है कि प्रयाग, अवध, साकेत और गंगा घाटी के आसपास इनकी उत्पत्ति हुई थी। किसकी? गुप्तों की उत्पत्ति हुई थी। साकेत अयोध्या का नाम है, बताया आप लोगों को। तो यहाँ ये क्षेत्र बताए गए हैं। अब जाति के समय में काशी प्रसाद, जायसवाल और एलन, इन्होंने इन्हें शूद्र जाति का माना है। प्रोफेसर हेमचंद्र और दशरथ शर्मा, इन्होंने इन्हें ब्राह्मण जाति का माना है। डॉक्टर गौरी शंकर और हीराचंद ओझा, उन्होंने इन्हें क्षत्रिय, और रोमिला थापर और अंडेकर, इन्होंने इन्हें वैश्य जाति का माना। तो इनकी जाति क्या थी, इसके बारे में हमारे पास कोई ठोस एविडेंस नहीं है, लेकिन इनके वैवाहिक संबंधों के आधार पर और जो भी इतिहास में जो एविडेंस है उनके आधार पर ज्यादातर विद्वान इन्हें ब्राह्मण वंश का मानते हैं। इसके अलावा अब सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो है चंद्रगुप्त प्रथम, जो क्या है, गुप्त काल के प्रथम स्वतंत्र शासक है। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों से प्रथम पहले स्वतंत्र शासक, पहले शासक का नाम होता है श्रीगुप्त, लेकिन पहले स्वतंत्र शासक या गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, जिन्होंने 320 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इन्होंने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की, और गुप्तों से पहले जो अंधकार का युग था, जो क्या हो रहा था, जो स्थिति क्या थी, स्वतंत्र गणराज्य या साम्राज्य का विभाजन हो रहा था। अब इन्होंने साम्राज्य को वापस एक सूत्र में बांधने के लिए सबसे पहले वापस अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए वैवाहिक संबंध की नीति को अपनाया था, और इन्होंने मगध के और वैशाली, इन्होंने लिच्छवियों से वैवाहिक संबंध कायम किए, और लिच्छवियों के नरेश से उनकी जो पुत्री थी कुमार देवी, उससे विवाह किया। और कहा जाता है कि वैशाली और मगध, ये दोनों क्षेत्र इन्हें दहेज में प्राप्त हुए थे। तो विवाह करने वाली वो कौन थी स्त्री? कुमार देवी से इन्होंने विवाह किया था। फिर इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया, और सबसे पहले इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। फिर इनके सिक्कों पर राजा और रानी दोनों के चित्रों का भी अंकन है। इनके शासन की दूसरी महत्वपूर्ण घटना है कि इसी समय में गुप्त कैलेंडर का भी प्रारंभ हुआ था, जिसे हम गुप्त संवत के नाम से जानते हैं। तो इसके अलावा इन्होंने जीवन काल में ही समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। समुद्रगुप्त कौन थे? जो चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। तो दूसरे जो महत्वपूर्ण शासक आते हैं वो कौन है? समुद्रगुप्त, जो चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी उन दोनों के पुत्र थे। तो माता लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। इन्हें गुप्त काल का सबसे महान शासक माना जाता है, और इनके जो एविडेंस है, जो स्रोत है जिनसे हमें समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है, तो पहला अभिलेख तो कौन सा है? प्रयाग प्रशस्ति या प्रयाग अभिलेख, जो महाकवि हरिशेन के द्वारा लिखा गया। दूसरा एमपी के एरन से हमें प्राप्त होता है एरन लेख। तीसरी चीज गया और नालंदा से बहुत सारे ताम्र पत्र हमें प्राप्त हुए हैं, तांबे की कई। इसके अलावा कई सिक्के प्राप्त हुए हैं जो शुद्ध सोने के बने हुए हैं, और शुद्ध स्वर्ण सिक्के